बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी के पहले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। साइंस टेक सेगमेंट का ये पहला लेक्चर है जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट हमें समझने और जानने। बायोटेक्नोलॉजी हम भी हैं, जो हम खड़े हैं, हमारा पूरा शरीर बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ हो सकता है। हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें पाई जा सकती हैं, उनको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। एक शारीरिक जांच से लेकर किसी छोटे से जीव की जांच तक को हम बायोटेक्नोलॉजी में जोड़ सकते हैं। बायो मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों में टेक्नोलॉजी को डाल देना। जैसे माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप जब आया था उसे बायो में यूज़ किया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, राइट। थर्मोमीटर आया था अर्थ के टेम्परेचर को नापने के लिए, नापना हमने ह्यूमन टेम्परेचर स्टार्ट कर दिया, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया। रोबोटिक्स आई थी खुद कूदने के लिए, हमने शरीर के अंदर कूदा दिया नैनो रोबोट्स बना के, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी एक सेगमेंट है जिसको समझने से पहले हमें पहले बायोलॉजी का तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअली बायोलॉजी क्या है, इस बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या है, फंगस क्या है, आरएनए क्या है, डीएनए क्या है, जेनेटिक कोड्स क्या हैं, किस तरीके से मैसेंजर्स आरएनए काम करते हैं, कितने प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, इनकी बाइंडिंग कैसे होती है, क्यों जीसी और एटी की ही बाइंडिंग होगी, कौन सा डीएनए ज़्यादा मजबूत होगा जिसकी बाइंडिंग ज़्यादा होगी। जैसे कहा जाता है अगर ह्यूमंस में जीसी की बाइंडिंग ज़्यादा है, मतलब जैसे मान लो मेरा डीएनए में 80 ज़्यादा होगा तो मेरा डीएनए वीकर है, मतलब मैं ज़्यादा बीमार पड़ूंगा। पर अगर किसी की बॉडी के डीएनए में जीसी की बाइंडिंग बहुत होगी तो उसकी हेल्थ बहुत अच्छी मानी जाएगी, वो ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेगा। तो ये सारी बाइंडिंग देखी जाती है। जैसे कहते हैं नहीं, एक बंदे की इम्यूनिटी बड़ी अच्छी है, वो इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, वो इम्यूनिटी हमने अच्छी बनाई है। कैसे? अपने जेनेटिक मटीरियल से। हमारे बाबा की भी इम्यूनिटी अच्छी होगी, हमारे पापा की भी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो हमारी भी अच्छी होगी, ठीक। इम्यूनिटी अच्छी होने के साथ एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा फैक्ट है, आपका खान पान भी बहुत बड़ा फैक्ट है। आपके बाबा थे खली, ठीक, या दारा सिंह, उनका बेटा निकला बिंदु दारा सिंह जो किसी लायक नहीं निकला। तो ये डिपेंड करता है जेनेटिक मटेरियल के साथ आपकी खुद के वर्जिश पे, आपके खान पान पे, आपके रहन सहन पे। अगर आप यहाँ से दिल्ली जैसे शहर में चले जाएं, आपके लंग्स में रोज जहर जा रहा हो तो आप जल्दी मरोगे। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आइए आज टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। किसी भी बॉडी के कंपाउंड में जेनेटिक मटेरियल दो ही हो सकते हैं, या तो दोनों होंगे या इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। दो ही जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं बच्चों। कौन कौन से? एक डीएनए, एक आरएनए। होपफुली आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर ब्लर हो तो प्लीज ध्यान दे देना, ठीक है। अगर किसी को ब्लर दिख रहा हो तो वो मुझे जरूर बताएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये बहुत छोटा लिखा हुआ है, इसलिए आप लोगों को वो थोड़ा ब्लर दिख सकता है, मैं बिल्कुल मान सकता हूँ। फिर भी मैं इसको ऑन डिटेल आपको यहीं पे समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर हमने ये बात की, जब हम किसी भी जेनेटिक मटेरियल की बच्चों बात करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल दो तरीके से बने होते हैं। एक हमारी बॉडी के लिए जेनेटिक मटेरियल होता है या तो हमारी बॉडी में बेटा डीएनए होगा या हमारी बॉडी में आरएनए होगा, या दोनों होंगे। भाई कुछ बॉडीज में दोनों पाए जाते हैं, कुछ में ये या ये पाया जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारी कोडिंग करती है, मतलब जो हम हैं, हम कैसे होंगे, ह्यूमन कैसा होगा, ये उसका डीएनए बताएगा। और आरएनए के बिना जीन काम नहीं कर पाएगा। तो डीएनए में जो कोडिंग है वो आरएनए के सपोर्ट के बिना हो नहीं सकती। तो डीएनए आरएनए क्या करते हैं, जीन की कोडिंग करके अगली जनरेशन तक उस जेनेटिक कोड को पहुंचा देते हैं। तो मैं ह्यूमन हूं, अगला अगर मेरा जीन की स्ट्रक्चर्स को मैं चेंज कर दूं और मैं पूंछ लगा दूं, तो जो मेरे आने वाली जनरेशन होगी वो पूंछ लेके पैदा होगी। अगर मेरे जेनेटिक मटेरियल में कोई भी चेंज आया, जैसे आपने देखा होगा जब ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ तो धीरे धीरे हमारी चीजें खत्म हो गई। जैसे आपको मैंने ट्राइब पढ़ाई थी, ठीक है, तो हमने बात की थी कि उनके लंग्स की कैपेबिलिटीज ज़्यादा हैं, वो आरसीबी ज़्यादा कैप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जेनेटिक कोडिंग में है कि आपको पानी में रहना है, हमें पानी में नहीं रहना। हमारी बॉडी में एक जेनेटिक कोडिंग है कि जब हम बहुत देर तक पानी में रहते हैं तो बॉडी को ये लगता है कि हम डूब रहे हैं, तो हमारी जो खाल होती है फूली हुई दिखती है, आपने देखा होगा, तो ग्रिप बनाने के लिए फूल जाती है। अगर कहीं फिसलन भी होगी तो वहाँ पर हमारी खाल ग्रिप बना ले, क्योंकि ऐसे तो ग्रिप बना नहीं पाएगी, बट जो गोल गोल चकते टाइप का पूरी खाल फूल जाती है वो ग्रिप बना सकती है। कहीं आप फिसल रहे होगे वो ग्रिप आपके काम आएगी। ये छिपकलियों में पाई जाएगी, मछलियों में पाई जाएगी, तो ये ग्रिपिंग करने के लिए काम आती है। इवन सबसे अच्छा एग्जांपल आप ले लीजिए तो कछुओं में पाई जाएगी। तो ये जो ग्रिपिंग होती है, हाथ उनका पैर का भी देखिएगा हमारे जैसे उससे झिल्ली झिल्ली टाइप की ग्रिपिंग होती है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे पास नेचुरली गैप कम हो गया है ना, ये पहले यहां तक था,
ये जो खाल है हमारी, ये पहले यहाँ तक हुआ करती थी, तो हम क्या थे, हम पहले जल से निकले, फिर इसकी हमें जरूरत नहीं होती, धीरे धीरे कम होता चला गया। हम पहले झुक के चलते थे तो हमारी टेल थी, क्योंकि वो सपोर्ट करती थी। जब हम सीधे हो गए तो ये टेल बोन रह गए, टेल खत्म हो गई। तो क्या हुआ, हमारा जीन हमेशा अपनी चीजों को बदलता रहता है। हमारी बॉडी में चेंजेस आने स्वाभाविक हैं समय के साथ। आज जैसे क्या है, आज से कुछ साल पहले हाइट बहुत अच्छी होती थी लोगों की, आज धीरे धीरे हाइट छोटी होती चली जा रही है। हेल्थ की एवरेज लाइफ लोगों की खराब होती जा रही है। रीजन हमारी जेनेटिक कोडिंग चेंज हो रही है। तो जब ये जेनेटिक कोडिंग चेंज होती है, जेनेटिक मटेरियल कभी भी चेंज होगा बच्चे, तो डीएनए आरएनए ही उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कौन रोल प्ले करेगा, डीएनए या आरएनए? बेटा इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, अब आरएनए अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। आपको समझना पड़ेगा ये चीजें आपके लिए क्या करते हैं। देखिए, जब भी आपको पढ़ना होगा, अगर यूपीएससी ओरिएंटेड चीजों को आपको तैयार करना है, तो आपको ये समझना है मैसेंजर आरएनए है क्या, इसका क्या एक्सप्रेशन है बायोटेक्नोलॉजी में, इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको याद करिए mRNA पढ़ाया था, कोविड की वैक्सीन हमारे यहाँ जो बनी थी, जिसे कौन कौन सी हमारे यहाँ चल रही थी, एक कोवैक्सीन चल रही थी और दूसरी कोविशील्ड। कोविशील्ड नहीं, जो कोवैक्सीन थी वो मैसेंजर आरएनए पे बनी थी। ठीक है, मैसेंजर आरएनए पे बनी वैक्सीन थी। तो ये यूपीएससी सेगमेंट में आपसे पूछा जा सकता है, भाई इसका हमारे लिए रोल क्या है। तो यहाँ पे आप यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, आउट ऑफ दीज वैक्सीन विच वैक्सीन्स यूज्ड mRNA, विच वैक्सीन यूज प्रोटीन स्पाइक्स। दोनों चीजें यूज हुई थी, किसी ने प्रोटीन यूज किया, किसी ने मैसेंजर आरएनए यूज किया। फिर ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ये क्या करता है, मैसेंजर आरएनए जीन से मैसेज उठा लेता है। ये क्या करता है, इसको समझिए, यहां पे कुछ नहीं होता। यहां पे जीन भैया खड़े हैं, कहते हैं ओए मेरे पास सीक्रेट है इस बंदे का। तो मैसेंजर आरएनए इसके पास जाता है ललचाता हुआ, कहता है भाई भाई, कह रहे क्या क्या है तेरे पास, कह रहे मेरे पास अमीनो एसिड की कोडिंग है, मैं तुमको बता दूंगा कितने अमीनो एसिड कैसे बाइंड करने कि इसके जैसा गधा बन जाए। तो कहते हैं अरे भाई मुझे बता दे। तो कहता है तुम वादा करो किसी और को नहीं बताओगे। ह्यूमन बॉडी भी सेम ही है हम लोगों की तरह, दगाबाज। तो इन्होंने कहा ठीक भाई चलो मैं तुम्हें कोडिंग दे देता हूं। अब मैसेंजर आरएनए कोडिंग लेके यहां खड़े हो गए। ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए से कहता क्या हो बहुत कूद रहे हो, कह रहा हमारे पास कोडिंग आ गई। कह रहा भाई 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 हमको दे दे, हमको दे दे, हमको दे दे। कह रहे रबड़ी खिलाओ तो दे दे। तो कह रहे अच्छा खिलाते हैं। तब ये मैसेंजर आरएनए क्या करता है, जीन की कोडिंग ट्रांसफर आरएनए को दे देता है, और ये क्या करता है, इसको ट्रांसलेट करता है। ये अमीनो एसिड को राइबोसोम से ले जाने से पहले ट्रांसलेशन कर देता है कि भाई ये जो आपके अमीनो एसिड्स हैं, इनकी बाइंडिंग 1 से 20 तक जो अमीनो एसिड हैं, इनको कैसे बाइंड करना है, इसकी पूरी ये ट्रांसलेशन कर देता है। फिर राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, उसको बाइंड करना स्टार्ट का। तो यहीं से क्या होता है, एक जेनेटिक कोडिंग का मटेरियल दूसरे जेनेटिक कोडिंग के मटेरियल में चला जाता है ना। अब ये आपसे एग्जाम में क्यों पूछा गया, अब हमने क्या कहा, मैसेंजर आरएनए से हम वैक्सीन बना रहे हैं। हमने कहा भाई मैसेंजर आरएनए को यूज करके हम वैक्सीन बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल था, जो इस पर्टिकुलर चीज का जेनेटिक मटेरियल था, बहुत ध्यान से समझना, ये वैक्सीन का रूल है। जो इस चीज का जेनेटिक मटेरियल था, किसका, किसी भी जीन का जो भी कोडिंग थी डुप्लीकेसी की, वो जेनेटिक मटेरियल इसके लिए हुआ। इसको मैसेंजर आरएनए के पास हमने डाल रखा था। अगर हम इसको इनएक्टिव वायरस में डाल दें, मतलब मैसेंजर आरएनए को अगर डाल दें, और जैसे ही वो वैक्सीन हमारी बॉडी में जाएगा, वो क्या करेगा, वो ये कहेगा कोविड का अटैक हो गया। अब हमारी बॉडी की जो फाइटर सेल्स हैं वो लड़ना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा ये इनएक्टिव है, नुकसान तो पहुंचा नहीं रहा, पर तब भी देखिए क्या होता है, जब हमें वैक्सीन लगती थी तो लोग क्या कहते थे, आपको बुखार आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि इसको मारने की कोशिश करेगी हमारी बॉडी। फिर हमारी बॉडी प्रिपेयर हो गई, क्योंकि उसने कोडिंग कर ली कि भाई अगर ऐसा कोई वायरस आएगा तो मुझे ये वाली टेक्निक अपनानी। जैसे मान लीजिए अगर मेरा कोई दुश्मन है और मुझे पता है उसकी थाइस पे मारो तो वो गिर जाएगा, मैं बाकी जगह क्यों मारूंगा उसे। वो कब पता चलेगा, जब मैसेंजर आरएनए को मैं कई बार पढ़ूंगा, कई बार उसको मारने की कोशिश करूंगा, हर बार मैं हारूंगा, तो मुझे लास्ट में पता चल जाएगा मुझे इसे कैसे मारना है। वैसे हमारी बॉडी एक रिप्लेस बनाती है कि भाई एक व्यक्ति को मारने का ये तरीका है, वैसे एक वायरस को मारने का ये सेगमेंट है, तो वो सेम वही अटैक करती है, हमारी बॉडी बच जाती। फिर कहा जाता था इसकी बूस्टर ले लो। बूस्टर का मतलब क्या है,
हमारी बॉडी में कोई भी नई कोडिंग जो आती है वो 6 महीने तक रहती है बॉडी में। किसी भी वैक्सीन का असर हमारी बॉडी में मात्र 6 महीने रहता है। 6 महीने बाद अगर वो वैक्सीन दोबारा नहीं ली तो आपको कोविड हो गई होगा। जैसे आपने एंटी टेटेनस सीरम सुना होगा, जिसे एटीएस बोलते हैं, लोहा हुआ लग जाए तो लगाया जाता है। एटीएस का भी असर 6 महीने रहता है हमारी बॉडी में। 6 महीने बाद अगर आपको नई चोट लगती है तो आपको एटीएस लगवाना पड़ेगा। सेम इसके साथ था, वैक्सीन तो वैक्सीन है, वैक्सीन में कोई चेंज हो नहीं सकता, हर 6-6 महीने में से रिपीट करना था। अच्छा, आपने एक क्वेश्चन और किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर ऐसे छोटे बच्चों को तो वैक्सीन एक बार लगती है उसके बाद उनकी रिपीट नहीं होती। बेटा क्योंकि एक बीमारी ऐसी है जो 0 से 6 महीने के बच्चे को लगती है, दूसरी है जो 6 महीने से 3 साल के बच्चे को लगती है, एक ऐसी है जो 36 महीने से लेकर 48 मंथ के बच्चों को लगती है। उसके बाद जब बच्चा 6-7 साल का हो जाता है तो 7 साल के बाद उसकी इम्यूनिटी इन सबसे बूस्ट हो चुकी है ऑटोमेटिकली, अब उसको रोग नहीं लगेंगे। 6 साल के बाद बच्चे का इंजेक्शन सीधे 11वें साल में लगता है, बीच में कोई इंजेक्शन नहीं, क्योंकि अब नेचर को अडॉप्ट करना है उस चीज को। तो वैक्सीन की भी एक लिमिट है, एक टाइम है, उसके बाद उसको सिर्फ एक दी जाएगी वायरल वैक्सीन। बुखार आने की वैक्सीन दे सकते हैं और कोई वैक्सीन नहीं दे सकते। तो ये सारे इश्यूज हमारे साथ हमेशा दिखते हैं। तो ये हमें आपको इसलिए पढ़ाना पड़ता है क्योंकि आपको ये बताता है कि किसी के जेनेटिक कोड किस तरीके से कार्य करते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं भाई, वायरस जो होता है एक सुंदर सी प्रजाति है वायरस। वायरस की अगर हम बात करें तो बेटा वायरस का एक टैलेंट है। वायरस का सबसे इंपॉर्टेंट टैलेंट क्या है? वायरस जो होता है, वायरस जो होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट टैलेंट यही है कि इसका जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकते। या तो वो आरएनए से बना होगा या डीएनए से बना होगा। आरएनए डीएनए दोनों एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स में पाए जा सकते हैं, इसमें नहीं पाए जा सकते। दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो किसी भी वायरस में पाई जाती है? प्रोटीन। अगर प्रोटीन नहीं होगी तो वायरस पनपेगा ही। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या पाई जाती है बच्चों? इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। फिर से समझना, कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। अगर एंजाइम नहीं पाया जाता तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जीवन नहीं है। अगर किसी जगह पर एंजाइम नहीं है बच्चों तो जीवन नहीं। एक इंसान मरने के लिए हम कहते हैं इंसान मर गया, उसकी सांसें नहीं चल रही, नहीं, उसकी लार बननी बंद हो गई, उसकी बॉडी में एंजाइम्स बनने बंद हो गए। इसीलिए कोई बैक्टीरिया वायरस उसमें जाके भी बाहर आ जाता है। आपने देखा ना, जब कोई डेड बॉडी हो जाती है तो हम क्यों कहते हैं इसके पास से आने के बाद आपको घर जाके नहाना है? एक्चुअली नहाना भूत प्रेत के चक्कर में नहीं है। अगर उसको कोई रोग होगा या कोई बीमारी होगी और घर के अंदर अगर आप जाओगे तो वो एक्टिव बैक्टीरिया वायरस अपने घर पे लेके जाओगे। इसलिए डेड बॉडी को छू के मुंह में हाथ नहीं लगाना चाहिए, डेड बॉडी को छू के खाना नहीं खाना चाहिए। डेड बॉडी जैसे ही वो हो गई उसके एंजाइम्स मर गए, तो जितने भी वायरल इंफेक्शन उसकी बॉडी में थे वो आसपास की सराउंडिंग में फैल गए। अब आप रो रहे हैं, अब आपकी नाक से मुंह से आपके अंदर भी इंफेक्शन जाएगा, आसपास वालों में भी जा रहा है। तो एक इनएक्टिव बॉडी और एक एक्टिव बॉडी में एंजाइम्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एंजाइम नहीं है तो आप क्या हो गए? लाइफलेस। और अगर एंजाइम है तो आप क्या है? फुल ऑफ लाइफ। मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, मेरे मुंह में लार बनती जा रही। ठीक, आपने देखा होगा एक पिक्चर आई थी जिसमें थू थू करके टीचर बात करता है और वो मुंह छुपाता है। मैं हूं ना मूवी है, अगर कभी आपने देखी नहीं हो तो देखिएगा। तो वो प्रोफेसर यही है, बोबन ईरानी उसमें प्रोफेसर है, वो बोलता है तो सलमान ऐसे मुंह छुपाता है क्योंकि वो बोलता है तो उसके मुंह से थूक निकलती रहती है। ठीक, तो ये क्या है? ये लार है। ये भी एक एंजाइम है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी के अंदर 90% चीजें एंजाइम से चल रही, बट इसमें एंजाइम नहीं पाया जा रहा। अब क्वेश्चन आता है, सर वायरस इज अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? दूसरा ट्विस्ट आ गया ना, सर इट इज अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? तो इट इज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये बीच का है, जिंदा भी है मृत भी है। ये जो मेरे पास मार्कर है इसमें मरा हुआ है। अभी तुम स्माइल करो, मैं मुंह में मार्कर डाल लूं, वायरस गया मुंह के अंदर, जिंदा हो गया। वायरस कहां से आपकी बॉडी में जा सकता है? एक नाक से, क्योंकि नाक में लिक्विड म्यूकस होता है जो एक एंजाइम का काम करता है। एक मुंह से, कान से नहीं जाता। और एक आंख से जा सकता है क्योंकि आंख में आंसू आता है। तो ये 3 जगह आपके लिए खतरनाक है। ठीक, यूटीआई इन्फेक्शन इसलिए होता है क्योंकि वहां पर भी एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इन्फेक्शंस होने के तरीके हैं। तो ये क्या है? ये तब तक नॉन लिविंग थिंग है जब तक इसको ये नहीं मिल जाता, क्या? एंजाइम। जैसे इसको एंजाइम मिलेगा वैसे ही बेटा वायरस क्या हो जाएगा? जीवित। और जीवित होकर फिर वो अपना प्रकोप दिखाने लगेगा। ठीक है,
तो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या होता है, आरएनए या डीएनए, कैरी करता है इंस्ट्रक्शन टू रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट। जब आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो विभाजक कैसे करेगा, आरएनए डीएनए की जेनेटिक कोडिंग से। कैपेसिट प्रोटीन शेल होती है, प्रोटीन जो होती है वो इसके लिए काम करती है। होस्ट के जब जाती है तो जेनेटिक मटेरियल को बचाने की कोशिश कौन करेगी, इसकी प्रोटीन स्पाइक्स। अगर आप उसको मारने जाओगे तो वो प्रोटीन स्पाइक्स उसको बचाएंगी, ठीक है। लिपिड मेम्ब्रेन होती है जो होस्ट सेल के अंदर होती है, ये क्या करती है, ये वायरल प्रोटीन्स लेके बैठी होती है जिससे बचता है। फिर स्पाइक्स होती हैं जो हमेशा इसको क्या करती हैं, रेसिपेटर जो भी आता है उसको इसके साथ बाइंड कर देती हैं और आपको सेव कर देती है। अब देखिए एग्जांपल, आपको सिर्फ 2-3 चीजें इसमें समझनी है। पहली समझनी है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, इट कुड बी आरएनए और डीएनए। ये क्या है, ये आरएनए, क्योंकि इसमें डबल स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा ना, डीएनए में डबल होता है, इसमें सिंगल है, तो ये आरएनए है। आरएनए के साथ क्या है, प्रोटीन स्पाइक्स जुड़ी हुई हैं, ये देखिए स्पाइक जुड़े हुए हैं और ये प्रोटीन सेल्स जुड़ी हुई हैं। इतना काम है। ये इन्वेलप होता है, ये जो एनवेलप होता है इसके अंदर पूरी बॉडी का जेनेटिक कोड होता है किसी भी वायरस का। तो वायरस क्या कोशिश करता है कि हमारे ऊपर कोई भी दिक्कत ना आ पाए, ठीक। अब वायरस हैज नो एंजाइम, वायरस के पास एंजाइम नहीं है इसीलिए मरा हुआ दिख रहा है। कह रहा भैया कोई हमें दे दो एंजाइम, कहीं से एंजाइम ले आओ। तो ये आज की डेट में मरी हुई कंडीशन में है। और एंजाइम्स जो होते हैं इसे बायो कैटलिस्ट बोलते हैं, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में एंजाइम्स नहीं होंगे, आप खाना खाओगे डाइजेस्ट नहीं होगा, आप दवाई खाओगे डाइजेस्ट नहीं होगी, आप पानी पियोगे डाइजेस्ट नहीं होगा। आपकी बॉडी में हर चीज एंजाइम्स के साथ चलती है, तो आपको एंजाइम्स की जरूरत होती है। जब इसको एंजाइम नहीं मिलता तब तक ये क्या रहता है, पूरी तरीके से डेड, वो कुछ कर नहीं सकता। अब वायरस को लिविंग होस्ट चाहिए। वायरस जब दुखी है तो इसको क्या चाहिए, लिविंग होस्ट चाहिए। लिविंग होस्ट कोई भी हो सकते हैं, इट कुड बी बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया में एंजाइम पाया जाता है, फंगस में अपना एंजाइम पाया जाता है, प्लांट्स में अपना पाया जाता है, एनिमल्स में अपना पाया जाता है। एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं, मरीन वाले भी आते हैं, हम भी आते हैं, कोई भी आता है, ठीक है। तो ये सारे बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट और एनिमल में पाया जाता है। आरएनए वायरस जेनेटिक मटेरियल रेट्रोवायरस या राइबोवायरस बोलते हैं। इसमें आरएनए होता है, म्यूटेशन हाई होता है, ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मोस्टली साइटोप्लाज्म में होता है। सार्स, कोविड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, हेपेटाइटिस, रेबीज, पोलियो एंड मीजल्स एंड मम्स, ये सारे वायरस हैं। रेट्रोवायरस में सबसे खतरनाक एग्जाम्पल है एचआईवी, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद ये जो आते हैं डीएनए, डीएनए का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ये बहुत धीरे से ग्रोथ करते हैं, मतलब इनकी ग्रोथ बहुत तेज नहीं होती है, रैपिड ग्रोथ नहीं करते। रैपिड ग्रोथ नहीं करते तो इनका रेप्लिकेशन साइट मोस्टली इन द न्यूक्लियस होता है। वो कहां पर कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म में कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं। न्यूक्लियस में कर रहा है तो स्लो चल रहा है। जैसे हेर्पस सिंप्लेक्स वायरस HSV, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है, ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस जिसे HPV बोलते हैं, फिर एंडीनो वायरस, फिर पॉक्स वायरस जिसे स्मॉल पॉक्स बोलते हो, जो आपको चिकनगुनिया वगैरह होती है, उन सब की बीमारी भी डीएनए रिलेटेड वायरस से होती है। ये आपका पहला मटेरियल है जो आपके दिमाग में बिल्कुल रहना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए की अगर हम बात करेंगे तो बेटा डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह से कंपाइल होता है, यहां पर ए है तो यहां टी होगा, यहां जी है तो यहां सी होगा। याद रखिएगा, जब अब स्ट्रक्चर को हम इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो यहां पर क्या होता है, अगर यहां पर ए है तो यहां पर टी होगा, यहां पर अगर जी है तो यहां पर सी होगा, और यहां फिर से जी सी हो सकता है, जरूरी नहीं है टी ए आए, फिर यहां जी और सी ऐसे हो सकता है, यहां पर हो सकता है टी और ए हो। तो ये बाइंडिंग कुछ इस तरीके से चलती है। अगर आपकी बॉडी में ये मटेरियल ज्यादा पाया जा रहा है तो आपकी बॉडी ज्यादा मजबूत है। मतलब अब देखिए इसमें एटी का कॉम्बिनेशन कम है और जीसी का कॉम्बिनेशन ज्यादा है, तो ये जो जीन होगा, ये जिसका डीएनए होगा, वो एक हेल्दी और मजबूत डीएनए बना रहा होगा। तो मतलब शादी करने से पहले, वंशानुगत प्रणालियों को आगे बढ़ाने से पहले हमको लोगों के डीएनए की जांच करानी है। कहा जाता है ना आधार कार्ड काम आता है, ना वोटर आईडी कार्ड काम आता है, ना ड्राइविंग लाइसेंस काम आता है, ना आपका नाम काम आता है। जब जरूरत होती है आपको पहचानने के लिए तो सिर्फ आपका डीएनए काम आता है। जो अभी हमें एक दुखद घटना ने बता दिया कि भाई साहब चिट्ठी ना कोई संदेश वाला काम यही होता है। अब ये जो प्रोटीन है हमारे यहाँ दो इंपॉर्टेंट है, पहला है एडाइन थाइमाइन जिसे एटी बोलते हैं, ग्यूनाइन एंड साइटोसाइन। ये हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, किसमें, ग्यूनाइन एंड साइटोसाइन में। तो ये बहुत हेल्दी माना जाता है। हायर जीसी मींस मोर स्टेबल डीएनए ड्यू टू स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें वो ज्यादा मजबूत हो गया। तो जीसी एक अच्छा इम्यून सिस्टम क्रिएट कर सकता है,
AT की जगह, AT में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप कितने। ठीक है, यहां तो कोई डाउट? इसके बाद जीन की कोडिंग कैसे होती है? कोडिंग के लिए क्या करता है, ये AT और GC इस तरीके से इनको बाइंड करता है। अमीनो एसिड इसमें बेटा 20 तरीके के पाए जाते हैं जो इसको बाइंड करने में हेल्प करते हैं। तो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं जिनको लॉक करते हैं, और यही अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी को पूरी तरीके से प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। तो अब ये कौन कौन सी होती है? ये 20 आपके अमीनो एसिड हैं जो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। ये एसेंशियल अमीनो एसिड है, इतने आपको चाहिए ही चाहिए बॉडी। तो अगर कभी एग्जाम में पूछ ही ले जाए आउट ऑफ दिस 20 विच इज नॉट द 20 एसेंशियल अमीनो एसिड ऑफ योर बॉडी, तो इन्हें एक बार दिमाग में रखना पड़ेगा। आपको GC AT तो याद ही होगा, बाकी आपको याद करने पड़ेंगे इससे। तो ये अमीनो एसिड है, यही जो है किसी भी बॉडी के DNA एंड RNA को क्रिएट करता है। तो ये 20 एसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। इसमें से 2 एसेंशियल अमीनो एसिड भी खत्म हो जाए ना तो मसल डायरेप्सी हो जाती है। एसेंशियल मसल बिल्डिंग प्रोटीन मिस हो जाता है तो बंदा पैदा तो हो गया, चल नहीं पाएगा। ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाती है, मसल्स में आ जाती है, नर्व्स में आ जाती है, बोन्स में आ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल सेगमेंट्स हैं, तो ये आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है। फिर हमने आपको बताया 3 RNA, मैसेंजर RNA जेनेटिक कोडिंग लेता है जीन से, ट्रांसफर RNA उसको अमीनो एसिड में मैच करता है और उसके बाद राइबोसोमल को देता है जो उनको पूरी तरीके से बाइंड कर देता है। ठीक, यहां पर आज हम अपना बायोटेक का पहला लेक्चर खत्म करेंगे। कल हम इसका सेकंड लेक्चर लाएंगे और सेकंड लेक्चर में हम इसके आगे बात करेंगे कि कैसे चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आपकी ह्यूमन क्लोनिंग है ना, क्रॉप शेडिंग, ये सारी चीज़ों की बात होगी। धीरे धीरे इस पे चलेंगे। इसके बाद हेल्थ के चैप्टर पे आएंगे तो फिर वायरस को दोबारा पढ़ेंगे। वहाँ पर हम बात करेंगे वायरस कैसे एंटीबायोटिक और एंटीजन के साथ मिलता है, क्या लॉसेज होते हैं, क्यों एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना जरूरी है, कैसे नहीं करोगे तो क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को आज स्टमक में कोई इन्फेक्शन है और मैंने एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवा खानी स्टार्ट की, कल 5 दिन बीते, कल मेरा जैसे एंटीबायोटिक खत्म हुआ मेरा पहला काम है टू कंसल्ट डॉक्टर। मैं रात को डॉक्टर के गया, डॉक्टर ने 10 डेज के लिए दूसरी एंटीबायोटिक उसके साथ फिर बढ़ा दी। मतलब क्या, 15 दिन का कोर्स था, अगर मैं 5 दिन में छोड़ देता तो मुझे प्रॉब्लम होती। तो ये है बायोटेक का पहला लेक्चर जो आपको होपफुली समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे अगले लेक्चर पे जिसका नाम है